वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान चैनल। ऑनलाइन ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एबीएम एडवांस बैंक मैनेजमेंट का यूनिट 2 सप्लाई एंड डिमांड। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, जिसे पढ़ने के बाद हम लोग जान जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग क्या क्या सीख जाएंगे। सबसे पहला है कंसेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई का क्या कंसेप्ट है, ठीक है। सेकंड है डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड, ये सभी चीज हम लोग सीख जाएंगे। नेक्स्ट है सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर्व, एंड नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, अर्थात सप्लाई एंड डिमांड के बीच में इक्विलिब्रियम जो एस्टेब्लिश होता है वो कहाँ पर रहेगा और किस तरीके से रहेगा। एंड लास्ट है प्राइस मैकेनिज्म। इंट्रोडक्शन में हम लोग देखने वाले हैं, इतनी लंबी सारी कहानी लिखी हुई है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। दिया हुआ है कि मार्केट, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मार्केट क्या होता है। मार्केट वह प्लेस है जहां पर किसी भी चीज को सप्लाई किया जाता है और वहां से खरीदी जाती है, यानी कि वहां से डिमांड भी होता है। तो मार्केट में क्या होता है, हमेशा उतार चढ़ाव बना रहता है। हो सकता है कभी किसी गुड्स की बात करते हैं तो सप्लाई उसकी कभी ज़्यादा रहेगी, कभी कम रहेगी, डिमांड कभी ज़्यादा रहेगी, कभी कम रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं प्याज को ले लेते हैं तो हम लोग अगर देखें हैं तो कभी कभी देखते हैं कि प्याज की सप्लाई ज़्यादा रहती है और कभी प्याज की शॉर्टेज रहती है मार्केट में। सेम बहुत सारी चीज़ों के साथ होता है, टमाटर के साथ भी, या किसी भी चीज़ को ले लें। मार्केट में क्या रहता है कि कोई भी चीज़ कभी सप्लाई ज़्यादा रहेगी या कभी कम रहेगी, कभी डिमांड ज़्यादा रहेगी या कभी कम रहेगी। रेयर ही कभी ऐसा होगा कि सप्लाई और डिमांड कांस्टेंट रहता है, यानी कि जितना सप्लाई है उतना ही डिमांड है। लेकिन एज अ बिजनेसमैन या फिर एज ए इकोनॉमिस्ट सभी चाहता है कि इक्विलिब्रियम वो पॉइंट पता रहे जिससे कि जितना डिमांड है उतना सप्लाई हो सके। उससे क्या होता है, लोगों की जितनी जरूरत है उतना प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं मार्केट में है। या फिर ऐसा कर सकते हैं इसे कि अगर मार्केट में ज्यादा सामान रहा और डिमांड कम रहा तो प्राइस क्या होता है, धीरे धीरे नीचे हो जाती है। इसे आगे समझेंगे, पहले हम लोग ये देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में यह लिखा हुआ है कि लाइक वेदर मार्केट्स आर डायनेमिक। मौसम की तरह ही क्या मार्केट क्या रहता है, डायनेमिक रहता है, उतार चढ़ाव लगा रहता है। तो जिस प्रकार हम लोग मौसम को प्रिडिक्ट करते हैं, फ्यूचर में मौसम कैसा हो, फोरकास्टिंग जिसको हम लोग कहते हैं कि फ्यूचर में मौसम कैसा रहेगा, उस प्रकार हम लोग मार्केट को भी क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि फ्यूचर इसका कैसा रहेगा। तो उसे जानने के लिए हम लोग क्या है, इकोनॉमिक्स हैज अ पावरफुल टूल। इकोनॉमिक्स के पास एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम लोग यह जान सकते हैं कि मार्केट फ्यूचर में कैसा रहने वाला है, सप्लाई ज्यादा रहेगा, डिमांड ज्यादा रहेगा। तो फिर इस टूल को क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई और डिमांड की थ्योरी, इस टूल के माध्यम से हम लोग जान जाते हैं फ्यूचर का मार्केट कैसा रहने वाला है। तो क्या कहता है थ्योरी, दिस थ्योरी शोज हाउ कंज्यूमर प्रेफरेंसेस डिटरमाइन कंज्यूमर डिमांड फॉर कमोडिटीज व्हाइल बिजनेस कॉस्ट्स डिटरमाइन द सप्लाई ऑफ कमोडिटीज। कहने का मतलब यह हुआ, कंज्यूमर का डिमांड कमोडिटी के प्रति, मतलब कोई सामान का डिमांड कंज्यूमर का कैसा है, इससे यह पता चलेगा कंज्यूमर क्या प्रिफरेंस कर रहा है। इसको उल्टा तरीके से लोग समझते हैं, अगर कंज्यूमर किसी चीज को ज्यादा चाहेगा तो उसकी ज्यादा डिमांड रहेगी, ठीक है। और सप्लाई में अगर देखें तो किसी भी बिजनेस में किसी भी कमोडिटी को, गुड्स को
बनाने में या फिर उसे सप्लाई करने में कितनी कॉस्ट आ रही है, बिजनेस कॉस्ट। ठीक है, उससे सप्लाई का कमोडिटी पता चलता है, सप्लाई ऑफ कमोडिटी पता चलता है। सप्लाई ऑफ कमोडिटीज समझने के लिए, कमोडिटी का कैसा सप्लाई है समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। वही प्याज का एग्जांपल अगर ले लेते हैं, कोई भी किसान या बिजनेसमैन चाहता यह है कि मार्केट में उसका सामान ज़्यादा से ज़्यादा रेट पर बिके। मान लीजिए कि अभी प्याज का रेट है 10 रुपीज केजी, ठीक है, 10 रुपीज पर केजी है। अब मार्केट में अगर वो चाहेगा कि इसे बेचने के लिए 50 रुपीज पर केजी, ठीक है, क्यों ऐसा चाहेगा? कि इससे उसे ज्यादा प्रॉफिट होगी। अगर मान लिया कि प्याज का रेट 5 रुपीज पर केजी हो जाती है तो उसे सप्लाई बेचना नहीं चाहेगा, सेल करना नहीं चाहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे हो सकता है उसे कम फायदा हो या फिर हो सकता है लॉस भी हो। तो अगर मान लिया कि आप बिजनेसमैन हैं, आपके पास 1 क्विंटल प्याज है, तो फिर आप वेट कीजिएगा कि प्याज का रेट थोड़ा इंक्रीज हो। अगर अभी 5 रुपये पर केजी है तो फिर आप चाहिएगा कि थोड़ा सा रुक जाए, उसे न बेचें, वो कोल्ड स्टोर में पड़ा रहे। जैसे ही इसका रेट इंक्रीज करता है 20, 30, 50, तो धीरे धीरे आप चाहिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उसे निकालें, उसे सप्लाई करें। जैसे ही आप देखते हैं 50 रुपीज़ या फिर ऊंचा रेट या फिर 30, 40 ऐसा मिल रहा है मार्केट में, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहिएगा। जितना आपके पास प्याज है चाहिएगा कि उस महंगे रेट पर बिके। तो होता क्या है, बिजनेस का कॉस्ट, यानी कि आपका कॉस्ट क्या लग रहा है, आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपका सप्लाई ऑफ कमोडिटीज ज़्यादा होगी। इसे दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर जो लिखा हुआ है, द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल occurred either because of demand of petrol has increased or because of the supply of crude oil has decreased। ठीक है, यानी कि पेट्रोल का प्राइस क्यों बढ़ सकता है। पेट्रोल का प्राइस बढ़ने का एक कारण तो यह हो सकता है पेट्रोल का डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत सारे लोग पेट्रोल भराने लगे हैं, तो क्या ऑटोमेटिक पेट्रोल का शॉर्टेज होगा तो फिर डिमांड बढ़ जाएगा, और डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ जाएगा। और दूसरा कह रहा है इसका शॉर्टेज ही क्रूड ऑयल के, क्रूड ऑयल ही कम आने लगे। जब क्रूड ऑयल कम आएगा तो पेट्रोल ऑटोमेटिक कम आएगा। जब मार्केट में पेट्रोल कम आएगा तो ऑटोमेटिक प्राइस इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि सामान कम है और खरीदने वाले ज़्यादा हैं, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस देकर भी उसे खरीदना चाहेंगे। और द सेम इज ट्रू फॉर एवरी मार्केट। एवरी मार्केट में किसी भी चीज, कोई भी मार्केट की बात करें, किसी भी गुड्स का बात, जैसे हम लोग प्याज का ही बात करते हैं, तो प्याज का प्राइस कब इंक्रीज हो सकता है, जब इसका डिमांड बहुत ज्यादा हो। इस प्याज की बात कर रहे थे हम लोग, ऑनियन की, हो सकता है इसका डिमांड बहुत ज्यादा हो तो प्राइस इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, या फिर हो सकता है प्याज की उत्पादन कम हो रही हो, ठीक है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो फिर इससे क्या हो जाएगा, इसका प्राइस इंक्रीज करेगा। इस चैप्टर में हम लोग आगे देखने वाले हैं अब हम लोग देखने वाले हैं डिमांड शेड्यूल, डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व। आगे हम लोग को पढ़ना है डिमांड कर्व।
ठीक है, या डिमांड कर्व। दोनों हम लोग अभी एक बार में समझते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, कोशिश करेंगे दोनों एक बार में समझेंगे। फिर ये जो है लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड, इससे हम लोग बाद में देखते हैं ये पढ़ने के बाद। तो अब हम लोग देखने वाले हैं डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व। क्या है डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व? तो इसे समझने के लिए मैंने एक टेबल बनाया है और एक फिगर बनाने वाला हूं। तो टेबल में दिया हुआ है, जैसा कि शुरू से हम लोग लेके चले हैं, ओनियन की बात कर रहे हैं हम लोग, ओनियन की बात लेके चलते हैं। ठीक है, ओनियन की, प्याज की मार्केट में क्या रेट है। तो एक इंडिविजुअल आदमी की मैं बात कर रहा हूं, एक कोई भी इंडिविजुअल आदमी जो कि मंथली उसका प्याज का खपत वो कितना यूज करता है, वह दिया गया है प्राइस के हिसाब से। जैसा कि हम लोग को पता है किसी भी चीज का प्राइस बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसे कम खरीदना चालू करते हैं और सस्ती होने पे उसे ज्यादा खरीदते हैं। सेम कंडीशन डिमांड शेड्यूल में अप्लाई होता है। हम लोग देख रहे हैं जब प्याज का रेट 10 रुपीज पर केजी था, ठीक है, यहाँ पर केजी का बात की हम लोग, 10 रुपीज पर केजी था, तो वह व्यक्ति मंथ में 10 केजी प्याज का यूज कर लेता था। ठीक है, लेकिन जब रेट बढ़ी 10 रुपये से 20 रुपये हो गया प्याज, तो फिर उसका यूज करने का जो खपत था, क्वांटिटी था, वो डिक्रीज कर गया। महंगा होने पर वह कम यूज करने लगा, 8 केजी का यूज किया। ठीक है, और ज्यादा महंगे हुई 30 रुपये पर वो 6 केजी का यूज किया। 40 रुपये पे महीने में मात्र 2 केजी प्याज का यूज किया। जब 50 रुपये हो गया तो सिर्फ 1 केजी प्याज में वह पूरा मंथ चला लेता था। तो इसे क्या हम लोग एक टेबल फॉर्म में लिखें, जब किसी भी डिमांड शेड्यूल का मतलब हुआ जब किसी भी क्वांटिटी को प्राइस और क्वांटिटी फॉर्म में, किसी भी गुड्स को प्राइस और क्वांटिटी फॉर्म में हम लोग लिखते हैं कि उसका कितना प्राइस है और कितना डिमांड हो रहा है, क्वांटिटी में कितना डिमांड हो रहा है, तो उस टेबल को हम लोग कहते हैं डिमांड शेड्यूल। ठीक है, चाहे वो किसी भी चीज का हो। यहाँ पे हम लोग प्याज का लिए हैं, पेट्रोल का भी आप लोग ले सकते हैं। अगर पेट्रोल अभी सस्ता है तो इतना का प्राइस है, तो हम लोग इतना मंथ में यूज करते हैं, इतना लीटर का यूज कर लेते हैं। महंगा होते जाएगा, हम लोग कम यूज करेंगे। जब एक्सटर्नल फैक्टर का हम लोग जैसे बात नहीं कर रहे हैं, एक्सटर्नल फैक्टर क्या हो जाता है कि आपकी सैलरी बढ़ गई, सैलरी बढ़ गई उसकी बात नहीं कर रहे हैं, या अभी प्राइस 10 रुपये के जी, सॉरी अभी पेट्रोल का प्राइस मान लीजिए 50 रुपीज पर लीटर है, तो आप 2 लीटर का यूज करते हैं, और जब 100 रुपये पर लीटर हो गई तो आप 5 लीटर का यूज करने लगेंगे। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब आपका इनकम बहुत हाई हो गया, आपका प्रमोशन हो गया, ये वो, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर है। लेकिन रियल में क्या होता है कि जो प्राइस है उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, क्वांटिटी का यूज करते हैं। एक्सटर्नल इफेक्ट का बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इससे हम लोग टेबल फॉर्म में जब हम लोग ने लिखा तो क्या हुआ, डिमांड शेड्यूल हुआ। लेकिन जैसे ही इसे हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ फॉर्म में लिखते हैं, तो फिर क्या होगा, ग्राफ फॉर्म में ड्रॉ करते हैं तो ये क्या कहेगा, डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व को हम लोग जानने वाले हैं। इसे ही चलिए, इसे ही हम लोग क्या करते हैं, फिगर आउट करते हैं, इसे दिखाते हैं। 10 रुपीज, यहाँ रुपीज की बात कर रहे थे, ये क्वांटिटी 10 रुपीज, कितना क्वांटिटी 10, ठीक है, ये पॉइंट। 20 रुपीज में 8 केजी, 20 रुपीज में 8 केजी यहाँ, ठीक है। 30 रुपीज में 6 केजी, 30 रुपीज में 6 केजी यहाँ, 40 रुपीज में 2 केजी, 40 रुपीज में 2 केजी यहाँ। थोड़ा सा फिगर जैसा ये बन गया है। अब 50 रुपीज में 1 केजी यहाँ। तो
इस फिगर को अगर हम गौर करेंगे, ऐसे कोई भी फिगर आता है डिमांड का, डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व में जो फिगर आता है वो ऐसा रहेगा, इस टाइप का, ठीक है। तो इस फिगर को कहते हैं हम लोग, ऐसे फिगर थोड़ा सा टेढ़ा बना है लेकिन ऐसा टाइप का बनना चाहिए था, तो इसे कहते हैं डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या हुआ, डिमांड शेड्यूल जो कि टेबल में लिखा हुआ है उसे हम लोग जब कर्व में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो हुआ डिमांड कर्व। अब हम लोग देखेंगे डिमांड कर्व में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो एग्जाम में ज्यादातर आती है। डिमांड कर्व ये हमेशा क्या होता है, ये लाइन को देखिए, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड होता है, यानी कि हमेशा नीचे की ओर रहता है। इसी से बना लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, तो डिमांड कर्व जब भी रहेगा तो नीचे से ऊपर से नीचे की ओर जाएगा, यानी डाउनवर्ड रहेगा हमेशा, यानी कि यहां से स्टार्ट होगा और फिर नीचे की ओर बढ़ता जाएगा। तो फिर इसका पॉइंट स्टार्ट कहाँ से होता है, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, अगर हम इसे बीच से अगर नॉर्थ ईस्ट का ग्राफ बनाते हैं तो डिमांड कर्व हमेशा स्टार्ट होगा नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट होकर के, यानी इस पॉइंट पर अगर बात करें तो नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट होकर के जाएगा साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ की तरफ, ठीक है। इसे याद करने के लिए डिमांड, डी फॉर डिमांड और डी फॉर डाउनवर्ड, ठीक है। डाउनवर्ड स्लोपिंग, डी से डिमांड, डी से डाउनवर्ड, यह याद रखिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड। हम लोग देख लें कि जो हम लोग का डिमांड कर्व होता है क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। और इसका एक लॉ है, लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड। इसे पढ़ लेते हैं, एक लाइन क्या लिखा हुआ है, व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज राइज्ड, किसी भी सामान का कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है, एंड अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, बाकी चीज को कांस्टेंट रख करके, buyers tends to buy less of the commodity. Similarly, when the price is lowered, other thing being constant, quantity demanded increases. जो मैंने स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया है, किसी भी चीज का डिमांड अगर बढ़ेगा, मतलब कि किसी भी चीज का डिमांड बढ़ता कब है, जब वह सामान सस्ता हो जाए, यानी किसी भी चीज का किसी भी चीज की रेट सस्ती होती है तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे, अगर वो महंगी होती है तो लोग कम खरीदेंगे, बस यही लिखा हुआ है। तो फिर इसका दो इफेक्ट है, एक है सब्स्टिट्यूशनल इफेक्ट, दूसरा है इनकमिंग इफेक्ट। तो फिर पहला देखते हैं क्या है। क्वांटिटी डिमांडेड टेंड्स टू फॉल एज प्राइस राइजेस फॉर टू रीजन। किसी भी चीज का दाम बढ़ने का दो रीजन होता है। सब्स्टिट्यूशनल इफेक्ट, फॉर इंस्टेंस व्हेन द प्राइस ऑफ पर्टिकुलर गुड्स राइजेस आई विल सब्स्टिट्यूट अदर सिमिलर गुड्स फॉर इट, एज द प्राइस ऑफ मटन राइजेस आई ईट मोर चिकन। सेकंड इज इनकम इफेक्ट, दिस कम्स इनटू प्ले व्हेन अ हायर प्राइस रिड्यूसेस क्वांटिटी डिमांडेड। इसका मतलब यह हुआ कि प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड कम क्यों हो जाती है। तो पहला रीजन ये हुआ सब्स्टिट्यूशनल इफेक्ट, मतलब किसी भी सामान का दाम बढ़ा तो हम लोग क्या चाहेंगे, उस सामान के जगह पर किसी और सामान का हो सके तो यूज कर ले। यहाँ पे एक अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है, एज द प्राइस ऑफ मटन
मटन का प्राइस इंक्रीज होता है तो हम लोग क्या करते हैं, चिकन की ओर शिफ्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं अपने सामान को। तो मटन का प्राइस इंक्रीज किया तो क्या कर लिया हम लोग, चिकन का यूज कर लिया। तो क्या हुआ, प्राइस इंक्रीज करने के कारण डिमांड कम हो गई, किस चीज की, मटन की। प्राइस इंक्रीज किया लेकिन डिमांड इसकी कम हो गई। इसकी जगह पर हम लोग क्या यूज करने लगे, चिकन को यूज करने लगे। तो पहला सब्स्टिट्यूशनल इफेक्ट के कारण प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड कम हो जाती है। दूसरा क्या है, इनकम इफेक्ट। किसी भी चीज का प्राइस ज्यादा हुआ, पहला था किसी भी चीज का प्राइस ज्यादा हुआ तो उसके जगह पर हम दूसरे को यूज करने लगते हैं तो पहले का डिमांड क्वांटिटी में कम हो जाता है। दूसरा क्या है, प्राइस इंक्रीज किया तो हम लोग का इनकम उतना नहीं रहता है कि उससे हम लोग एफोर्ड कर पाए। ठीक है, इनकम हम लोग का उतना नहीं है, प्राइस बढ़ने पे हम लोग उसे कम कर देते हैं। जैसा कि हम लोग पहले देखते आ रहे थे, बताया था मैंने आपको प्याज के बारे में कि महंगा होते जाएगा तो हम लोग धीरे धीरे उसे कम यूज करते जाएंगे। ठीक है, तो क्या हम लोगों ने सीखा, सब्स्टिट्यूशनल इफेक्ट में एक चीज की जगह पे हम लोग दूसरी चीज का यूज करने लगते हैं। यानी कि मटन की जगह पे हम लोग चिकन का यूज करने लगे। इनकम इफेक्ट में क्या हुआ, इनकम कांस्टेंट रहने के कारण हम लोग सामान को ही कम खरीदने लगे। तो दोनों में क्या हुआ, डिमांड कम होने लगी। यहाँ पर मटन की डिमांड कम होने लगी, यहाँ पर हम लोग सामान ही ऑलरेडी कम खरीदने लगे। तो इतनी बार हम लोग डिमांड डिमांड बात बोल रहे हैं, तो डिमांड मीन्स किसका डिमांड, मेरा डिमांड, आपका डिमांड, किसका डिमांड। तो डिमांड मीन्स सभी का डिमांड, मेरा, आपका, सबका। यानी कि जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग वीडियो में ही मैंने बताया था, मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पर सप्लाई भी होता है और डिमांड भी होता है। यानी कि ऐसा जगह जहाँ पर लोग जाकर के सामान खरीदते हैं। एक नहीं, सभी का, हर एक का, इंडिविजुअल का, हर एक की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पे एक लाइन है, द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक फॉर डिमांड इज इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस। यानी कि हर एक का प्रेफरेंस की बात कर रही है। ठीक है, तो हम लोगों ने जाना, जब हम लोग इंडिविजुअल का बात कर रहे हैं तो द सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल, इसे ही कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, मार्केट डिमांड। यानी कि जब हम लोग मार्केट की बात कर रहे थे तो जितना भी इंडिविजुअल हो सभी का सम, डिमांड, सभी के डिमांड का सम, वो क्या हुआ, मार्केट डिमांड। ठीक है, अब अगला है हम लोग का, क्या लिखा हुआ है, द मार्केट डिमांड कर्व इज फाउंड बाय एडिंग टुगेदर द क्वांटिटीज डिमांडेड बाय ऑल इंडिविजुअल्स एट ईच प्राइस। हर एक इंडिविजुअल का जितना भी प्राइस होता है, एक ऐड करने पर हम लोग को क्या मिलता है, मार्केट डिमांड का कर्व मिलता है। ठीक है, तो इससे हम लोग देख लेते हैं, इस कर्व को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, ये फिगर है, अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व रिलेटेड क्वांटिटी डिमांडेड टू प्राइस। यहाँ पे दिखाया है एप्पल की प्राइस, ठीक है, और यहाँ पे क्वांटिटी। ठीक है, तो जब हम लोग देखते हैं पॉइंट ए पर, इसका एक टेबल भी बना हुआ है जिसे डिमांड शेड्यूल कहते हैं, ऊपर दिया हुआ था, मैं आपको दिखा देता हूँ। यह इसका टेबल है। ठीक है, इस टेबल की बात हो रही है। ठीक है, जब प्राइस 500 रुपये था तो मार्केट में 9 मिलियंस ऑफ बॉक्सेस पर ईयर डिमांड थी। ये एप्पल की बात हो रही है। ठीक है, रेट कम हो गया 400 रुपये पर बॉक्स। ठीक है, तो फिर 10 मिलियंस ऑफ बॉक्सेस पर ईयर डिमांड होने लगी। यानी कि रेट जब कम हुआ
तो ये बढ़ गया, क्या डिमांड बढ़ गया, और कम हुआ और डिमांड बढ़ गया, और कम हुआ और डिमांड बढ़ गया। जब 100 रुपीज प्राइस पहुंच गई तो 20 मिलियंस ऑफ बॉक्सेस पर ईयर का डिमांड होने लगा। यानी कि जब जब एप्पल सस्ता होते जाता है जैसे जैसे, वैसे वैसे मार्केट में लोग इसे ज़्यादा खरीदने लगते हैं। तो ये हम लोग जैसे हम दिखा रहा था मैं आपको पहले, डिमांड शेड्यूल डिमांड कर, तो ये क्या हुआ, डिमांड शेड्यूल हुआ, डिमांड शेड्यूल हुआ, ठीक है। ये डिमांड शेड्यूल हुआ, इसे मैंने ग्राफ में नहीं दिखाया, टेबल में दिखाया, इसे ही अब ग्राफ में मैं दिखाऊंगा। तो नीचे जो ग्राफ में दिया हुआ है ये हुआ डिमांड कर्व। इसे हम लोग मार्केट डिमांड भी कह सकते हैं क्योंकि इंडिविजुअल की मैं बात कर रहा हूँ। तो फिर जब प्राइस रहता है 500 रुपीज, तो यहाँ पर इस पॉइंट पे, यानी कि इस पॉइंट पे हम लोग का क्या रहता है, डिमांड, प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ी, फिर और प्राइस कम हुआ, यहाँ पहुंचा और डिमांड बढ़ी, और प्राइस कम हुआ, डी पर पहुंचे और डिमांड बढ़ी, 15 हो गया, अब 10 पर पहुंच गए यानी ई पर पहुंच गए, अब 20, डिमांड और बढ़ गई। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज कर रहा है, डिमांड हम लोग की बढ़ती जा रही है, जो कि मैंने आपको पहले भी ग्राफ में बता चुका हूँ। तो इसी ग्राफ को हम लोग कहते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व रिलेट्स क्वांटिटी डिमांडेड टू प्राइस। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, जो ये कर्व हम लोग का होता है, यह क्या बताता है, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में रिलेशन बताता है। ओके, अब हम लोग देखने वाले हैं फोर्सेस बिहाइंड द मार्केट डिमांड। जो हम लोग का मार्केट डिमांड है उसके पीछे कौन कौन सी ताकतें लगती है, यानी कौन कौन सा ऐसा रीजन होता है जिसके कारण हम लोग का डिमांड बढ़ता है घटता है। ठीक है, मान लिया कि किसी भी प्रोडक्ट का, गुड्स का प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस के रिलेटेड प्राइस नहीं बढ़ रही है, प्राइस को कांस्टेंट मान लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि उसका डिमांड बढ़ रहा है घट रहा है, ऐसा किस किस रीजन से हो सकता है। तो मैं यहाँ शॉर्ट करके अलग कर दिया हूँ, जो कि इधर लिखा हुआ है। फर्स्ट में था एवरेज इनकम, थर्ड में था साइज ऑफ द मार्केट, थर्ड में था रिलेटेड गुड्स। इन सभी चीजों को मैंने अलग कर दिया है। फोर्थ में था टेस्टेड एंड प्रेफरेंसेस, फिफ्थ में था स्पेशल इन्फ्लुएंसेस। तो मैं एक एक करके सबको बताता हूँ। चलिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एवरेज इनकम। अब जब हम लोग बात कर रहे थे कि प्राइस कांस्टेंट है, इधर था प्राइस, इधर थी क्वांटिटी, ठीक है। जब हम लोग जान रहे हैं कि प्राइस कांस्टेंट है, तो एक बात गौर करने की है, किसी भी व्यक्ति का, हमारी आपकी या किसी भी व्यक्ति का इनकम अगर इंक्रीज कर जाए, मान लीजिए आप 50,000 पर मंथ कमाते हैं, आपकी सैलरी जो है 150,000 पर मंथ हो गई, यानी 1.5 लाख रुपये महीना आपने कमाने लगा। ठीक है, 50,000 रुपये से 1.5 लाख रुपया। तो ऐसा थोड़ी ना कि आप 1 लाख रुपया को भूल जाइएगा। आपका जो एक्स्ट्रा इनकम 1 लाख रुपया जो अब आ रहा है, यानी आपका इनकम जो बढ़ गया है 1 लाख रुपया, उससे आप क्या कीजिएगा, खर्च कीजिएगा। तो खर्च क्या कीजिएगा, आप गुड्स खरीदिएगा। यानी कि प्राइस न इंक्रीज होते हुए भी आपका डिमांड बढ़ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ, लोगों का एवरेज इनकम भी डिसाइड करता है कि मार्केट में डिमांड कैसा है। ठीक है, इससे क्या होता है, आपका डिमांड कर्व भी चेंज होता है। इसे हम लोग आगे देखेंगे, डिमांड कर्व में शिफ्टिंग, कि आपका प्राइस सेम है, डिमांड था अभी कुछ और था, आपका सैलरी बढ़ गया तो क्या हुआ, आपका डिमांड ज़्यादा हो गया, तो आपका कर्व चेंज कर जाएगा। ठीक है, तो एवरेज इनकम जो है, इससे भी हम लोग का क्या होता है, डिमांड बढ़ घट जाता है।
ये भी एक फोर्स है। सेकेंड है साइज ऑफ द मार्केट। साइज ऑफ द मार्केट मीन्स आप किस प्लेस पे है, कौन सा आपका मार्केट है। सपोज कीजिए आप बात कर रहे हैं, एक छोटा सा मार्केट ले लेते हैं बिहार का पटना, बिहार का पटना और महाराष्ट्र का मुंबई, ठीक है। इधर तो मार्केट प्लेस हुआ मुंबई और पटना। तो मुंबई का साइज मार्केट का, पटना का साइज मार्केट का, दोनों में डिफरेंस आएगी, क्योंकि मुंबई का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है, पटना का साइज छोटा है। तो यहाँ पर जितनी डिमांड होगी किसी भी प्रोडक्ट की, यहाँ से बहुत ज़्यादा होगी। यानी कि मान लिया आप कांदा की बात करते हैं, प्याज की, अनियन, तो जितना पटना में डिमांड होगा प्याज का, उससे कहीं ज़्यादा मुंबई में होगा, क्योंकि यहाँ का मार्केट ज़्यादा है, यहाँ पर लोग ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। तो साइज ऑफ द मार्केट इज आल्सो फैक्टर फॉर मार्केट डिमांड। थर्ड इज रिलेटेड गुड्स। इससे समझने के लिए आप ऐसे समझते हैं, जो हम लोगों ने पहले एग्जांपल लिया था मटन का, चिकन का, बुक में दिया हुआ था कि हमारे पास मटन है तो चिकन की ओर शिफ्ट कर जा रहे हैं हम लोग। तो इसे देखते हैं, आपका प्राइस कांस्टेंट है, ठीक है। अब प्राइस कांस्टेंट है, मान लिया मटन का प्राइस हाई है, हाई में कांस्टेंट है, मान लीजिए मटन का प्राइस 600 रुपीज़ है, ठीक है, और चिकन का प्राइस है 100 रुपीज़। इसका प्राइस कांस्टेंट है, लेकिन डिमांड जो है ज़्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चिकन का प्राइस लो है। यानी कि रिलेटेड गुड्स का प्राइस अगर लो रहे, ठीक है, तो फिर फर्स्ट जो गुड्स है उसका प्राइस ना बढ़ेगा ना ही डिमांड बढ़ेगी। कारण कि लोग जो है शिफ्ट कर जा रहे हैं मटन से चिकन की ओर। अब चलिए इसे अपने ऊपर लेकर देखते हैं हम लोग। आप चाह रहे हैं मटन खरीदना, मार्केट में गए 600 रुपीज़ पर केजी है, ठीक है। आप क्या किए, अब चिकन खरीदने चले गए, क्योंकि हो सकता है हम लोग के इनकम के हिसाब से महंगा लग रहा हो, मान लिया, ठीक है। तो फिर हम लोग चिकन खरीदने लगे। अब ऐसा अगर हम लोग सिर्फ इंडिविजुअल बात करते हैं तो हम लोग शुरू में ही देखें इंडिविजुअल से ही मार्केट बनता है, तो पूरा मार्केट भी ऐसा सोचेगा, सब ना सोचे लेकिन एवरेज सोच ही लेता है, तो सब चिकन की ओर शिफ्ट करेगा। तो क्या ऑटोमेटिक क्या होगा, मटन का डिमांड कम हो जाएगा, ठीक है। तो रिलेटेड गुड्स का प्राइस भी अगर कम रहे तो फिर डिमांड पर इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है फोर्थ, टेस्ट्स और प्रेफरेंसेस। इसे समझने के लिए इसे ऐसे देखते हैं। हम बात करते हैं, यहाँ लेते हैं अमेरिका की, ठीक है, इधर इंडिया। अब जैसे हम लोग नॉनवेज की बात कर रहे थे, मटन का, चिकन का, तो फिर जितना डिमांड बीफ का यहाँ है, यहाँ पर बीफ का डिमांड उतना नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर धर्म के मामले में बीफ लोग कम खाते हैं। तो इसे ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हम डायरेक्ट लेके चलते हैं बुक पर, क्या लिखा हुआ है। In addition to these objective elements, there is a set of subjective elements called tastes or preferences. ठीक है, हम लोग का कैसा टेस्ट है, यहाँ पे हम लोग क्या प्रीफरेंस दे देते हैं, ठीक है। टेस्टेस रिप्रेजेंट्स अ वैरायटी ऑफ कल्चर एंड हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस। हम लोग का कल्चर कैसा है, हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस कैसा है, ठीक है, किस समाज में हम लोग रहते आए हैं,
तो इसमें बहुत सारा क्या होता है, समाज में रहते हुए इसमें हम लोग का कि हम लोग को मट्टी दी नॉनवेज नहीं खाना है, बुरी बात है, ऐसा हम लोग को शुरू से ही सिखाया जाता है। भले ही खाते हैं, बहुत सारे लोग खाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग नहीं खाते हैं। प्लस क्या होता है कि थर्सडे को नहीं खाना है, ट्यूसडे को नहीं खाना है, सैटरडे को नहीं खाना है, आज ये फेस्टिवल है नहीं खाना है, आज वो फेस्टिवल नहीं खाना है। तो हम लोग का रिलीजन कहा गया, कल्चर, हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस और रिलीजन, ये सभी चीजें क्या करती है, प्रभाव डालती है हमारे डिमांड पे, मार्केट के डिमांड पे। ठीक है, अगला है स्पेशल इन्फ्लुएंसेस। स्पेशल इन्फ्लुएंसेस में ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें बस इतना ही लिखा हुआ है, finally special influences will affect the demand for particular goods. The demand for umbrella is high in Delhi, Mumbai but low in Sunny Delhi. कहने का मतलब ये हुआ कुछ कुछ स्पेशल इन्फ्लुएंस भी है, जैसे कि मुंबई में ज़्यादा पानी पड़ता है तो वहाँ पे अम्ब्रेला का डिमांड ज़्यादा रहेगा, दिल्ली में कम पड़ता है, ज़रा धूप का माहौल है तो वहाँ पे कम रहेगा, बस और कुछ नहीं है। अब हम लोग आगे देखेंगे, ये हम लोग अभी तक क्या क्या देख चुके हैं, इसे क्विक रिवीजन करते हैं, उसके बाद अगला चैप्टर में नहीं, अगला इसी में पढ़ लेते हैं, शिफ्ट इन डिमांड। इसे देख ही लेते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि किस तरीके से प्राइस कांस्टेंट रखते हुए भी इनकम इंक्रीज कर जाने पे हम लोग का कर्व क्या हो जाता है, चेंज कर जाता है। तो इस लाइन को यहीं पे समझते हैं क्या लिखा हुआ है। हम ये टॉपिक जो बात किए थे अभी यहाँ पर बात किए थे, एवरेज इनकम का बात कर रहे थे कि प्राइस अगर कांस्टेंट है तो आपकी सैलरी बढ़ गई, सैलरी बढ़ गई तो आप बहुत सारा चीज़ खरीदना चाहेंगे जो आप मन में रखे हुए हैं, तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो प्राइस कांस्टेंट रहते हुए भी आपकी क्या हो गई, डिमांड बढ़ गई। ऐसे तो एवरेज डिमांड के हम लोग शुरू में देखते आए तो क्या, प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ता है, लेकिन प्राइस कांस्टेंट रहते हुए सेम प्राइस पे भी आपका इनकम बढ़ गया तो अब डिमांड बढ़ जाएगी। इस फिगर को मैंने थोड़ा सा ग्राफिकल तरीके से डिजाइन कर दिया है। तो हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग का डिमांड का जो कर्व है वो शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए इसे समझते हैं। मान लिया कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्राइस ऑफ ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियों का कीमत जो है और उसका डिमांड कितना है। आपकी सैलरी थी पहले 50,000, ठीक है, अब बढ़ के हो गई है 150। बहुत खुशी की बात है ये। तो फिर जब आपकी सैलरी बढ़ गई तो आपके खर्चे बढ़ेंगे। आप समझिए कि आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो सभी की एवरेज इनकम बढ़ गई है तो सभी लगभग गाड़ी खरीदना चाहेंगे, ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे पैसा अपना। इन्वेस्ट इसे तो नहीं कर सकते हैं, अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे, खर्चा बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे इस फिगर में हम लोग को यह देखने के लिए मिल रहा है कि जब किसी भी कार की प्राइस 12 लाख थी, ठीक है, तो उसका डिमांड मान लिया यहाँ पर 7, ठीक है, 7 मिलियन था पर ईयर। लेकिन उस टाइम में, उस ईयर में अगर एवरेज इनकम लोगों का बढ़ गया तो ऑटोमेटिक आप देखिएगा कि प्राइस 12 रहते हुए भी 7 मिलियन की जगह लोगों ने 11 मिलियन लोगों ने अगर खरीदा, ठीक है, 11 मिलियन गाड़ी बिकी। तो जब प्राइस कांस्टेंट रहते हुए भी 7 मिलियन की जगह पे 11 मिलियन गाड़ी बिकने लगे, यानी कि आपका ग्राफ चल गया यहाँ, ठीक है।
तो ये पॉइंट भी यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ चला जाएगा। सिमिलरली जब प्राइस 10 लाख था तो आपका सेलिंग 8 मिलियन था पर ईयर, लेकिन जब इनकम बढ़ा तो फिर आपका ग्राफ यहाँ पे चला जाएगा, यानी कि मान लेते हैं इसे 14 मिलियन की ओर। तो हम लोग यह देख रहे हैं कि ये आपका डिमांड का जो कर्व है इधर से इधर की ओर शिफ्ट कर रही है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मैं बात कर रहा हूं आपकी इनकम बढ़ रही है तो अब सपोज कीजिए आपकी इनकम घट रही है, 50,000 की जगह आपकी सैलरी मान लीजिए 30,000 हो गई, तो आप जो प्लान अगर कर भी रहे थे 50,000 में गाड़ी खरीदने की, यानी कि ये ग्राफ, तो आपका 30,000 होने के कारण आप वो भी नहीं खरीदेंगे, यानी पूरा मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, पूरा मार्केट वो भी नहीं खरीदेगा। तो जितना उसका सेलिंग था पहले, यानी डिमांड जितना था उससे और क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये कर्व इधर की ओर जब इंक्रीज करता है आपका इनकम बढ़ेगा तो राइट की ओर शिफ्ट करेगी, आपका इनकम अगर घटेगा तो लेफ्ट की ओर शिफ्ट कर जाएगी। तो इसे ही कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड, या फिर डिमांड बोले या डिमांड कर्व बोल दीजिए। डिमांड की बात कर रहे हैं अगर टेबल में बात कीजिएगा तो डिमांड की, अगर कर्व में बात करेंगे शिफ्ट इन डिमांड कर्व। इस चैप्टर में यानी कि इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगला पार्ट 2 इस यूनिट का हम लोग लाएंगे, यूनिट 2 का, एवीएम का यूनिट 2 का। तो फिर हम लोग देख लेंगे सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई के बारे में हम लोग देखेंगे, सप्लाई का पढ़ेंगे पूरा, सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, सप्लाई कर्व क्या होता है, ये सब स्टार्टिंग पेज से ही चलते हैं, क्या क्या हम लोग देखे थे। यह है हम लोग का हम लोग ये पढ़ चुके हैं, क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि रिवीजन करते हैं उसके बाद क्या क्या पढ़ेंगे। डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, ये देख ही चुके हैं कंसेप्ट इसका। डिमांड शेड्यूल क्या होता है, जब हम लोग इसे ग्राफ में टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं तो शेड्यूल, कर्व में रिप्रेजेंट करते हैं तो डिमांड कर्व, जब पूरे मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट डिमांड, टोटल जिससे मैंने बताया था टोटल इंडिविजुअल का डिमांड जो रहता है उसको सम कर देने पे मार्केट डिमांड बन जाता है। यहाँ तक ये दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला हम लोग देखेंगे, अगला पार्ट 2 में हम लोग देखने वाले हैं, इसे पार्ट 1 में मैंने रहने दिया, पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे। जैसा था हम लोग का डिमांड शेड्यूल था, डिमांड कर्व, तो सेम सप्लाई शेड्यूल और सप्लाई कर्व रहेगा, ठीक है। अब दोनों को मिला करके जब डिमांड का कर्व, सप्लाई का कर्व, ठीक है, दोनों को मिला करके जब कर्व बनेगा ग्राफ, यानी कि जो इंटरसेक्ट पॉइंट होगा डिमांड कर्व का और सप्लाई कर्व का, उसे इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं, वो हम लोग देखेंगे। और फिर लास्ट एक देख लेंगे प्राइस मैकेनिज्म, फिर इसके बाद ये चैप्टर हम लोग का खत्म हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में। थैंक यू। Thanks for watching this video.